नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना जनपद मेरठ की है। थाना है किठौर। तारीख थी 22 जून 2003। कल परसों हमारे कुछ मित्रों ने ये लिखा है कि साहब आप 2003 2002 ये क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लेटेस्ट। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि हम हर तरह के अपराध जितनी आपकी जानकारी में है या जितना आपकी नज़र में आता है, जितना आप अखबार में पढ़ते हैं, मैं उस तरह के अपराधों का जिक्र इसलिए करता हूं ताकि हमारा किस्सा गोई परिवार एक्सपीरियंस में रिच रहे, उनसे बचने के लिए। समाज में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हमारे पूरे किस्सा गोई परिवार को रहे। मैं इस मामले में बहुत भाग्यशाली हूं कि जितने प्रकार के अपराध मैंने अब तक बताए हैं, हमारे किस्सा गोई परिवार के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सदस्य ने ये नहीं शिकायत की या ये सूचना नहीं दी कि मेरे साथ ये अपराध जो आप बता चुके थे उस तरह का अपराध घट चुका है या घटा है जानने के बाद। इसीलिए मैं हर तरह के अपराधों के बारे में जानकारी आपको शेयर करता हूं। जैसा मैंने बताया कि आज का वाकया 22 जून 2003 का है, थाना किठौर और जनपद मेरठ का। मेरठ में किठौर थाना की 14 साल की एक लड़की थी मुंजरीन। वो अचानक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका नाम चलने लगा। कारण था कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों से सुई का निकलना। उस जमाने में तब के अखबारों में, समाचार न्यूज चैनल्स में चारों तरफ ये चर्चा का विषय था कि उसके शरीर से, कभी हाथ से, कभी पैर से, कभी कमर से सुइयां निकलती हैं। किसी के लिए भी ये बहुत विचित्र बात थी या किसी के लिए बहुत असमंजस भरी बात थी, इसलिए लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना रहा। जब भी उसके बदन के किसी हिस्से में दर्द होता था तो डॉक्टर चीरा लगाकर यानी ऑपरेशन करके उसमें से सुई बाहर निकाल देता था। ऐसा करने के बाद जब मुंजरीन अपने उस डॉक्टर के यहां से चीरा लगवा के और सुई जो उसमें से निकलती है उसको एक कागज में लपेट के बाहर निकलती थी, तो उसको प्रेस वाले, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे लोग घेर लिया करते थे। एक हाथ में कागज में जो सुई निकली है वो हाथ में लिए रहती थी। उसके फोटोग्राफ प्रिंट मीडिया वाले और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाते थे। लड़की और उसके पिता आबिद का बयान लिया जाता था, जिसको टेक्निकल भाषा में बाइट कहते हैं टीवी वाले। लड़की ये कहती थी कि उसको पता नहीं कि ये सुइयां उसके शरीर के भीतर कब और कैसे आ गईं। उसे तब पता लगता था जब उस जगह पे दर्द होने लगता था। वो अपने डॉक्टर के पास जाती थी, वो एक्सरे कराते थे, 200 रुपए में एक्सरे कराते थे। फिर अगला 200 रुपए लेते थे उसको ऑपरेट करके, यानी चीरा लगाकर चिमटी से उसको बाहर निकालने का। उसने ये भी बताया कि हर बार उसको डॉक्टर के पास उसके अब्बू लेकर जाते थे। टीवी के सामने मुंजरीन ने बार बार यही बयान दिया। थोड़े चैनल थे लेकिन हर चैनल पे ये खबर आई, मुंजरीन को ये कहते हुए कि साहब ये सुई है, ये मेरे पैरों के पास से ये चीरा लगाया गया है, ये ड्रेसिंग हुई है हमारी और इसमें से निकाला गया है। उसके पिता आबिद का बयान जो अखबारों और टीवी में आता था वो यही कहते थे कि साहब ये कुदरत का करिश्मा है। मैं कैसे बता सकता हूं कि सुई कहां से इसके जिस्म में पेवस्त हो गई, मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है। मुंजरीन जब ये शिकायत करती थी कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाते थे, वो एक्सरे कराते थे और उसी जगह पर जहाँ वो दर्द बताती थी वो सुई पड़ी रहती थी।
और सुई डॉक्टर निकाल दिया करते थे। उस समय के यानी 2003 में जो भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा होगा, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसे यह घटना बहुत अच्छी तरह याद होगी। अगर कोई उस समय टीवी चैनल में, जो थोड़े बहुत टीवी चैनल उस समय चलते थे, उनमें अगर कोई रहा हो क्राइम रिपोर्टिंग करता हो, तो अपने आर्काइव्स में निकाल कर देख सकता है। हफ्तों ये खबर पूरे नेशनल मीडिया पर चली थी। इसका असर ये हुआ कि आबिद के गांव के आसपास के लोग मुंजरीन से मिलने, मुंजरीन का हाथ चूमने, मुंजरीन को देखने आने लगे और उसके घर में भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। अखबार वाले भी रोज इसी तरह की फोटोग्राफ कि आबिद के घर के बाहर इतनी भीड़ और फला मिलने आए और फला मिलने आए, ये फॉलो अप में रोज रोज खबरें छपती रहीं। जब हफ्तों टीवी और अखबारों में यह खबर छपी, तो मेरठ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी अखबार वालों ने और टीवी वालों ने पूछना शुरू किया। आप जानते हैं, जो खबर की दुनिया में हैं, जो पत्रकार हैं, जो खबरची हैं, किसी खबर के फॉलो अप के लिए उन्हें नई नई चीज़ें हर दिन देनी होती हैं। इसी सिलसिले में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और प्रिंसिपल से खबरों के सिलसिले में लोगों ने बात की। सभी डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि मेडिकली ये संभव नहीं है कि भीतर अपने आप सुई बन रही हो, सुई पैदा हो रही हो। अगले दिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बयान लिया गया, टीवी में बाइट भी ली गई और प्रिंट मीडिया ने उनका बयान लिया। उन्होंने ये बताया टीवी के एक इंटरव्यू में कि मैं बिना मरीज के देखे हुए कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जितना टीवी पर या अखबारों में या लोगों से मैंने सुना है, जो बताया गया है मुझे, उस हिसाब से मेडिकल साइंस में इस तरह से सुई मिलने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। खैर, कुछ जिज्ञासु पत्रकार होते हैं, वो तब भी नहीं माने। वो आबिद को घेर घार करने लगे कि भाई, डॉक्टर तो मना कर रहे हैं कि ये संभव नहीं है, क्यों नहीं एक बार तुम मेडिकल कॉलेज में बच्ची को दिखा लेते हो। बहुत घेर घार करने पर आबिद मान गए। आबिद अपनी बेटी मुंजरीन को लेकर मेडिकल कॉलेज गए। वहां जाके डॉक्टर्स को दिखाया, उसका एक्सरे कराया गया। उसकी जांघ में एक सुई का होना पाया गया। उसने हल्का दर्द बताया, एक्सरे हुआ तो उसकी जांघ में एक सुई का होना पाया गया कि हाँ साहब, एक सुई है। डॉक्टरों को भी बड़ा अचंभा लगा। वहां मौजूद प्रेस वालों को जब ये पता लगा कि देखिए साहब, मेडिकल कॉलेज ले आया गया और यहां भी जांघ में उसकी सुई दिखाई दे रही है एक्सरे में, उन्होंने फिर प्रिंसिपल साहब को घेरा कि साहब अब बताइए, अब तो लड़की मेडिकल कॉलेज भी आ गई, आपके डॉक्टर्स ने जांच कर ली, अब आप बताइए। प्रिंसिपल साहब ने यह कहा कि साहब देखिए, जहां सुई पड़ी हुई है वो ब्लड सर्कुलेशन का पैसेज नहीं है। अगर वो ब्लड सर्कुलेशन का पैसेज होता तो ये कहा जाता कि कहीं से इसकी एंट्री हुई होगी, सर्कुलेशन के साथ साथ ये जांघ में पहुंच गई। तो पहला ये कि जहां पर वो है वो कतई ब्लड सर्कुलेशन के पैसेज में नहीं है, और उसकी पोजीशन को देख के ये लगता है कि शायद ये एक्सटर्नल इंसर्शन है, यानी बाहर से सुई को चुभोया गया है। लेकिन बाहर से ये सुई उसकी जांघ में कैसे पहुंची, ये सिर्फ मुंजरीन ही बता सकती है। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में इसको हम किसी भी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रिंसिपल और सभी अटेंडिंग डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दीजिए 10-15 दिनों के लिए। हम इसको क्लोजली सुपरवाइज करेंगे, तब ये पता लग जाएगा कि ये सुई इसके जिस्म में कहाँ से आती है, और जब हम निकालेंगे तब भी इसको एनालाइज करेंगे कि कैसे वहां तक पहुंची है। क्योंकि ये सुई, ये सिलाई वाली सुई है। सिलाई जो लोग करते हैं हाथ से, जिसमें पीछे की तरफ एक छोटा होल होता है और तागे को जीप से उसे थोड़ा वेट करके, थोड़ा गीला करके, सीधा करके, और अच्छी नज़र वाले ही उसको सुई की छेद में वो तागा डाल पाते हैं।
तो ये वो वाली छोटी सुई है जो फैक्ट्री मेड है और किसी भी कंपोजिशन से इसकी मैन्युफैक्चरिंग या इसका बनना जिस्म के भीतर, शरीर के भीतर, बॉडी के भीतर संभव नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने पूछताछ की, उन्होंने ये बताया कि ये एक्सीडेंटल इंसर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि न तो आबिद के घर में सिलाई कढ़ाई का काम होता है और न ही मुंजरीन सिलाई कढ़ाई का काम करती है कि कहीं गलती से कहीं दब गया हो और तब वो शरीर के भीतर आ गई हो। लेकिन ऐसा होने पर दर्द होता है और पता लग जाता है कि कोई चीज़ चुभी है। मुंजरीन इसके बारे में कभी नहीं बता सकी कि ये भीतर कैसे आई। जब डॉक्टरों ने उसकी घेराबंदी की कि आप एडमिट कर दीजिए, 15 दिन में हम आपको सही सही बता देंगे कि ये कहाँ से सुई आती है। आबिद ने कहा 2 दिन बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी है, इसलिए हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। इसको एडमिट करेंगे, फिर हम शादी में ले जाएंगे, फिर एडमिट करना होगा। ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। शादी के बाद अगर ये समस्या फिर हुई तब मैं इसे लाऊंगा और एडमिट भी कर दूंगा। इतनी डिटेल में जांच पूछताछ, अगले दिन अखबारों में आधे आधे पन्ने की खबर निकली कि मुंजरीन मेडिकल कॉलेज लाई गई। जांघ में एक्सरे में एक सुई निकली। डॉक्टर का कहना है कि ये ब्लड वेसल्स में नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये किसी भी मैकेनिज्म से भीतर अपने आप नहीं बन सकती। ये भी कहा गया, ये भी लिखा गया कि प्रिंसिपल ने कहा है कि ये सिलाई करने वाली महीन और सबसे छोटी वाली सुई है। ये फैक्ट्री मेड है, इसके भीतर बनने का कोई सवाल नहीं उठता। उस समय जो एसपी देहात थे श्री MP सिंह, रिटायर हो गए बहुत पहले, और जहां तक मेरी जानकारी है शायद उनकी मृत्यु भी हो गई है। वो वहीं पास में मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे और एसपी देहात थे मेरठ में। उन्होंने भी इस खबर को पढ़ा। उनके साथ के पढ़े हुए कई लोग मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स थे। जिन जिन लोगों का बयान अखबारों में छपा था उनमें उनके मित्र भी थे जो उनके साथ पढ़े हुए थे। उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब ये क्या बवाल है, रोज रोज बस वही खबर, ऐसा लगता है कि दूसरी खबर अखबार में छपने लायक है नहीं। 10 दिन हो गए हैं ये छपते हुए, आपका बयान इसमें छपा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि क्या वास्तविकता है, ये क्यों इतना हाईलाइटेड हो रहा है लड़की के शरीर से सुई का निकलना। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऑफिस में रहेंगे दिन में? उन्होंने कहा हाँ, मुझे ऑफिस में ही रहना है आज। उनका मैं दिन में किसी वक्त आऊंगा, बैठ के आपको बताऊंगा। एसपी रूरल का दफ्तर एसएसपी के ऑफिस में, एसएसपी के कार्यालय में ही बना हुआ है। दोपहर में किसी समय मेडिकल कॉलेज में अपनी ओपीडी खत्म करके डॉक्टर साहब MP सिंह से मिलने, अपने मित्र से मिलने उनके कार्यालय में आ गए। बातचीत शुरू हुई। उन्होंने पूछा बताओ भाई क्या बात है, क्यों इतना आफत मची हुई है? तो उन्होंने ये बताया कि जब हम लोग वहां उसकी एक्सरे में जांघ में सुई निकली तो लेडी डॉक्टर और नर्सेस को उसको एग्जामिन करने के लिए कहा कि आप इसे अच्छे से एग्जामिन कर लीजिए कि ये सुपरफिशियली पड़ी हुई है, भीतर धंसी हुई है, इंसर्शन है, या कहां से कैसे ये आ गई है। कुछ बच्ची से भी बात करके जानने का प्रयास करिए। एक्सीडेंटल इंसर्शन अगर है तो जांघ के उस हिस्से में इनसे एक्सीडेंटल इंसर्शन कैसे हो सकता है, ये भी बच्ची से जानने का प्रयास करिए। अच्छे से जांच करने के बाद जब नर्स बाहर आई, डॉक्टर तो कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा साहब एक्सरे में जैसा दिखाई दे रहा है पैर में उसी जगह पर, वहीं पर ये नीडल पड़ी हुई है। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब ये मुझे किसी की खुराफात लग रही है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने उससे पूछा ये कैसे तुम्हें लगा? तो उन्होंने कहा उसने कि लड़की के शरीर के ढके हुए हिस्से में कई जगह नए और पुराने ब्रूज मार्क्स हैं, यानी हल्के हल्के खरोंच के निशान हैं। कुछ बिल्कुल नए हैं, कुछ पुराने हैं। लड़की बहुत सीधी साधी है,
बहुत देर तक मैंने उससे बहुत से सवाल किए, लेकिन बहुत से सवालों को वो जवाब नहीं दे पाई। ऐसा लगता है कि वो सीधी है, लेकिन सुंदर बहुत है। जब प्रेस वालों ने इस ऑब्जर्वेशन के बाद घेरा तो हम ये बात वहां कह नहीं सकते थे, इसलिए क्योंकि लड़की मेडिको लीगल केस के रेफरेंस में नहीं आई थी। सिर्फ इसलिए आई थी कि अखबारों में बहुत छप रहा है, देखिए सच्चाई क्या है। हम लोग भी सच्चाई जानना चाहते थे। पूरी बात सुन के एमपी सिंह को भी लगा कि मामले में कुछ न कुछ झोल कहीं न कहीं है। उन्होंने फौरन लेडी सब इंस्पेक्टर और एक पुराने जड़ीले टाइप के दरोगा, कुछ दरोगा ऐसे हैं जो जिसे वो कहते हैं कि बहुत एकदम भीतर घुस के जांच करने वाले होते हैं, बगल में डायरी दबी होती है, खरामा खरामा चलते हैं, आप उनसे कुछ पूछिए तो थोड़ी थोड़ी बात ही बताते हैं, बहुत आउटस्पोकन नहीं होते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टिगेशन की जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उसको आसपास के थाने के लोग भी जानते हैं कि अच्छा इन्वेस्टिगेटर है, अच्छी तरह से जांच करता है, बहुत अच्छी इंटरोगेशन करता है और चीज़ों को पता करने का मादा इसमें है। ऐसी ही आम शोहरत वाले उस सब इंस्पेक्टर और लेडी सब इंस्पेक्टर को एसपीआरए साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और उनसे कहा कि देखो भाई, पता करो कि ये मामला क्या है, ये कब से शुरू हुआ, किन किन डॉक्टर्स ने देखा, किसने एक्सरे कराया, किसने चीरा लगा के ऑपरेट किया, इसका प्रिस्क्रिप्शन कब से शुरू हुआ, मोहल्ले के आसपास इसकी आम शोहरत क्या है, अगर किसी लड़के से कोई संबंध बातचीत में या बोलचाल में या अफवाह में ऐसा लगता है तो उसके बारे में भी पूरी बात पता करके बताइए, क्योंकि इसमें हमें कुछ गड़बड़ लगती है। डॉक्टर साहब ने जो बताया उससे तो बहुत साफ लगता है कि कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ जरूर है। खैर, लेडी सब इंस्पेक्टर और वो पुरुष पुराना दरोगा शादी के बाद उसके घर गए। मुंजरिम से और उसके पिता से कहा कि इसके सारे प्रिस्क्रिप्शन जिस दिन से आपने दवा शुरू की है वो ले आइए। वो भीतर से ढूंढ ढांड के सारे प्रिस्क्रिप्शन ले आए। एक्सरे एक ही जगह से कराया गया था, ऑपरेशन भी एक ही डॉक्टर ने किया था। ऑपरेशन के बाद जो छोटी मोटी दवाइयां लिखी गई थी वो भी एक ही डॉक्टर ने लिखी थी। और ये बात सही थी जो टीवी में दिखाई गई थी कि हर बार एक्सरे का 200 रुपए और हर बार ऑपरेशन का 200 रुपए ये डॉक्टर्स लिया करते थे। डॉक्टर्स, ये मैं बता दूं, ये डॉक्टर्स सब झोला छाप डॉक्टर्स थे। पुराने लोग जानते हैं कि किस तरह का क्लिनिक गांव में खुला होता है। एक ही कमरे का क्लिनिक, आधे में एक पर्दा लगा हुआ, पर्दे के पीछे जो बेड जिस पे मरीज को लिटा के देखा जाता है, देशी टाइप का लकड़ी का बनाया हुआ, सामने डॉक्टर साहब जहां बैठे हैं, ऊपर एक अच्छी सी शीशे वाली अलमारी जिसमें खाली दवाइयों के पैकेट सजा के रखे रहते हैं ताकि गांव के आदमी को लगे कि डॉक्टर साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं, 50 तरह की दवाइयां रखते हैं। सामने एक वो स्टूल लकड़ी की और एक सामने छोटी सी बेंच जिसमें मरीज आकर बैठे। तो उन्हीं डॉक्टर का ये प्रिस्क्रिप्शन था, उन्हीं की दवा थी, वही इसका इलाज करते थे। फिर वो लेडी सब इंस्पेक्टर और पुरुष सब इंस्पेक्टर ये दोनों डॉक्टर के पास गए, उनसे पूछताछ शुरू की। उसने एक दूसरे डॉक्टर का नाम बताया कि देखिए साहब, ऑपरेशन मैं नहीं करता हूं। चूंकि वो आरएमपी थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये एक फर्जी टाइप का एक सर्टिफिकेट किसी फर्जी टाइप की संस्था से ले लेते हैं ताकि कल को अगर कोई पूछे तो दिखाएं कि साहब हम प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस्ड हैं। ये मान्य नहीं है, अमान्य है, लेकिन गांव में सब दिखाने के लिए यही सब आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, लिख देते हैं, डॉक्टर फलाने फलाने आरएमपी। तो बहरहाल उसने एक दूसरे आरएमपी डॉक्टर का नाम बता दिया। उसको बुलाया गया, बगल के गांव का था वो भी आया और उसने आते ही इन लोगों से साफ मना कर दिया, अरे साहब हम कैसे ऑपरेशन करेंगे, हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं और ऑपरेशन करने में कभी नहीं आया। हाँ, कोई बहुत जटिल केस इनके पास आता है, चूंकि मैं इनसे थोड़ा प्रैक्टिस में सीनियर हूँ तो ये मुझे बुला लेते हैं, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, तब मैं आ जाता हूँ।
दोनों की बात में बहुत डिफरेंस था और बातचीत में दोनों ने एक तीसरे आरएमपी डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर का नाम भी बता दिया। उस पुराने सब इंस्पेक्टर को लगा कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ जरूर है। उसने तीनों को गाड़ी में बिठाया और थाने पर ले आया और ये कहा कि हम अब एक एक आदमी का डिटेल बयान लिखेंगे। बयान की शुरुआत वही नाम, बाप का नाम, गांव, कितने भाई, कितने बहन, ससुराल, इस तरह से शुरुआत की जाती है और फिर मुद्दे पर आया जाता है। अलग अलग जब तीनों का बयान लिया कि भाई जिस दिन इसका ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आपने चीरा लगा के सुई निकाली, उस दिन आप कहाँ थे, फलाना दिन आप कहाँ थे। पूरे बयान के बाद तीनों के बयान में बहुत डिफरेंस मिला। पूछते रह गए पुराने दरोगा और लेडी दरोगा, लेकिन उन्होंने कुछ बताने से इनकार कर दिया। तो जिसके क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन था, जिसके क्लिनिक में वो चीरा लगा के सुई निकाली जाती थी, वो थे डॉक्टर जान मोहम्मद। दरोगा जी उनको किनारे ले गए, श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू कर दी। उन्हें अब तक काफी मटेरियल मिल गया था श्रेणीबद्ध पूछताछ करने के लिए। उन्होंने जो चीज बताई वो दूसरे वाले को बुला के उनसे भी श्रेणीबद्ध पूछताछ करके उसको मिलाया गया कि अब कितना सही बोल रहे हैं। धीरे धीरे तीनों टूट गए और फिर पूरी बात बताई कि बात दरअसल क्या थी। डॉक्टर जान मोहम्मद ने यह बताया कि 7-8 महीने पहले आबिद अपनी लड़की मुंजरिन को लेके हमारे क्लिनिक पर आया। उसको कई दिनों से तेज बुखार था। बुखार के साथ साथ उसको उल्टियां और दस्त भी हो रही थी। वायरल फीवर लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ इसकी इन्फ्लुएंजा की शिकायत होगी। लड़की को मैंने देखा, उसकी नाड़ी देखी और ये देखा वो देखा। उसके बाद मेरी नीयत में कुछ खोट होने लगा। मैं उसे पर्दे के पीछे वाले बेड पर जांच करने के लिए मैंने लिटा दिया। उनके बाप को भी शुरुआत में बुलवा लिया और फिर कहा कि अब आप बाहर बैठिए, मैं पूरी जांच करके आ रहा हूं। और उसी में बैड टच जांच करने के बहाने उन्होंने बैड टच किए। जान मोहम्मद ने बताया लड़की ने न तो इसका कोई विरोध किया और न ही कोई रिएक्शन दिया। मैंने 3-4 जांचें और लिख दी ताकि ये कल भी आए। उन जांचों का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने आबिद से कहा कि लड़की की 3-4 जांचें और करके ले आइए, क्योंकि मुझे मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है। इसे कुछ दूसरा रोग है, जो दिख रहा है वो नहीं है। ये अदा होती है डॉक्टर्स की, पेशेंट को डराने की, और खासकर ऐसे जो अनक्वालिफाइड झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो यही सब किया करते हैं कि सामने वाले को डराइए ताकि वो दूसरे के यहां न जाए। जिस समय मैं उसका भीतर जांच कर रहा था, उसी समय बगल के गांव का एक तांत्रिक, बाबा जिसे कहते हैं, कलीम, वो मेरी क्लिनिक पर आया था। वो मुझसे दवा ले जाया करता था, बैठा हुआ था। जब वो लड़की बाहर निकली और अपने पिता के साथ चली गई, तो कलीम ने जान मोहम्मद से पूछा, ये कहां की है? डॉक्टर साहब ने बताया गांव की ही है, फलां की लड़की है। तो उसने कहा, अरे इसको तो कभी देखा नहीं, ये मेरी आंखों से कैसे रह गई। उसके कहने का आशय भी डॉक्टर जान मोहम्मद समझ गए। उन्होंने कहा, कलीम मियां मेरी मदद करिए, मुझे भी ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, ये कल फिर आएगी, तब तुम आ जाना। बात तय हुई। अगले दिन वो जो भी जांच उन्होंने लिखी थी, ब्लड वेड की छोटी मोटी जांच लिखी होगी, वो लेके आबिद और मुंजरिम आ गए। उसको जांच के लिए फिर भीतर ले गया। मन में उसने बताया कि मेरी नीयत खराब हो गई थी, तो मैंने मोहल्ले के ही उसी गांव के दूसरे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जुबैर को बुला लिया कि अगर कोई बात फंसेगी तो हमारी मदद करना।
पहले उसको एक साधारण इंजेक्शन लगाया, फिर लोकल एनेस्थीसिया लगा के दूसरे बाह में छोटी वाली सुई भीतर इंसर्ट कर दी, भीतर चुभो दी कि बिल्कुल भीतर चली जाए। वो सिर्फ इसलिए कि 4-6 दिन बाद जब इसे दर्द होगा तो ये फिर दिखाने आएगी। जब वो निकली, चली गई दवा लेके इंजेक्शन लगवा के, तो कलीम से इन्होंने डॉक्टर जान मोहम्मद ने कहा कि देखो ये 4-5 दिन बाद फिर आएगी, बस तुम्हें ये बात कहनी है, तुम जब आएगी तो मैं बता दूंगा कब इसको आना है। तुम्हें ये कहना है कि इस लड़की पे जिन्न का साया है और वो जिन्न एक लोहे की शक्ल में शरीर में कहीं व्यवस्थ हो गया है। अगर ऐसा होगा तो हमें बताना, मैं ऐसे जिन्नात का अच्छा इलाज जानता हूं। 1 हफ्ते बाद जब उसको दर्द हुआ, बच्ची को, मुंजरीन को, तो आबिद फिर लेके उसे जान मोहम्मद के पास आ गए। आबिद को दवा लाने के लिए दूर भेज दिया जान मोहम्मद ने। जुबैर मियां बैठे हुए थे, उनको बुला ही लिया था। फिर पहले उन्होंने उसको एक लाइट टाइप का एनेस्थीसिया, एक बार और बता दूं इन आरएमपीज के बारे में, ज़्यादातर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ये किसी बड़ी क्लिनिक में या अस्पताल में ये हेल्पर के रूप में काम करते हैं। कभी कभी तो सफाई कर्मी भी अपनी क्लिनिक खोल लेते हैं बाद में, वहाँ काम करते हैं। डॉक्टर्स को सिरिंज ला के देना, इंजेक्शन ला के देना, सीजर्स ला के देना, कॉटन ला के देना। अनट्रेंड जो हेल्पर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। 2-4 साल काम करने के बाद उनको लगता है ये तो बहुत ही आसान पेशा है, दवाएं भी लिख लेते हैं सामान्य उसकी, और छोटा मोटा चीरा लगाने टाइप का ऑपरेशन भी कर लेते हैं। और जो किसी एनेस्थीसिया के साथ, एनेस्थेसिस्ट के साथ रहते हैं, उन्हें पता है कि कौन सी डोज कितनी लगाने पर कितनी देर का ऑपरेशन है। और जान मोहम्मद किसी एनेस्थेटिस्ट के साथ ही पहले काम किया करते थे। उन्होंने एक स्लाइट, हल्का, वेरी लाइट एक इंजेक्शन लगाया और उसके बाद उस लड़की के साथ बलात्कार किया। बाहर निकल कर आए, अपनी कुर्सी पर बैठे डॉक्टर जुबैर चले गए, उन्होंने भी बलात्कार किया। तब तक आबिद आ गए, उनके सामने ही चीरा लगा के और वो हाथ की में घुसी हुई सुई बाहर निकाली, एक कागज में लपेट के दे दी। और कलीम मियाँ बाहर खड़े ही थे बताने के लिए कि मैंने पहले ही कहा था कि जिन्नात शरीर में आ गया है, मैं इसका इंतजाम करूंगा, इतना इतना पैसा, ये नींबू, ये फलाना, ये मुर्गा, ये मुर्गी, ये शराब, ये दे दो, मैं इसको बाहर कर दूंगा। और डॉक्टर साहब से कहा कि जब जब ये जिन्नात भीतर जाए आप फौरन इसको ऑपरेट करके निकाल दीजिएगा, बहुत दिन तक भीतर रहेगा, लड़की और उसके पूरे परिवार का नुकसान करेगा। जान मोहम्मद ने बताया कि मैं जहां से ये एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस ले आता था, वो भी पास के ही गांव में एक आरएमपी डॉक्टर हैं, डॉक्टर मामूर। जब ज्यादा इंजेक्शन लाने लगा तो एक दिन उन्होंने मजाक में मुझसे पूछ लिया कि आजकल बहुत ज्यादा बेहोश कर रहे हो, किसको बेहोश करते हो, कौन सा मरीज आ रहा है। मैं डर गया कि लगता है इनको भी पता लग गया। जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा मुझे भी बता देना। ये कारवां बढ़ता गया और तांत्रिक कलीम के समेत 5 लोगों ने 8 महीने तक उस नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। लेडी सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ने आके पूरी बात एमपी सिंह को बताई। एमपी सिंह गुस्से में लाल हुए। उन्होंने किठौर के थानाध्यक्ष को वहीं फ़ोन से कहा कि फ़ौरन इन 4-5 को दबिश दे के
और हर हाल में रात तक उठाइए। मैं थाने पर आऊँगा, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, प्रेस के सामने इन दरिंदों को पेश करूँगा। एक को छोड़ के सब मिल गए अलग अलग जगह। थाने पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इन चारों झोला छाप डॉक्टरों, जान मोहम्मद, डॉक्टर जान मोहम्मद, डॉक्टर साजिद, डॉक्टर मामूर, डॉक्टर जुबैर और कलीम में इनमें से डॉक्टर जुबैर नहीं मिले थे उस समय। बाकी सबको प्रेस के सामने उपस्थित कराया गया। प्रेस वालों का भी गुस्सा अपनी चरम पे था, पब्लिक का गुस्सा भी अपने चरम पे था। पुलिस तो परेशान थी ही थी। इन चारों की अच्छी आवभगत, अच्छी खातिरदारी वहीं पुलिस थाने पर हुई। फिर इनको जेल भेज दिया गया। जो मुकदमा लिखा गया उसमें धारा 417 चीटिंग के जो पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं वो आईपीसी के, फिर धारा 420 फ्रॉड करना, गलत बताना, दूसरी चीजें बता देना, जिसमें सजा है 7 साल की। एक धारा है 508 आईपीसी जो इस मुकदमे में लगाई गई, जिसका जो डेफिनेशन है वो ये लिखी हुई है कि एक्ट caused by inducing person to believe that he will be rendered an object of the divine displeasure। यानी जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, दे रहा हूं या करा रहा हूं, वो करना तुम्हारी मजबूरी है, वरना ईश्वर तुम्हें दंड देगा, भगवान तुम्हें दंड देगा, अल्लाह तुम्हें दंड देगा। क्योंकि ये बात वहाँ वो जो कलीम थे, तांत्रिक कलीम, वो ये बात बताया करते थे। कभी कभी बच्ची है उसे अंदाज हो जाता था, वो कहती थी तो कहते थे खबरदार कहीं नाम मत लेना, ऊपर वाला नाराज हुआ तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। 506 जान से मारने की धमकी देना, 323 यानी वो सुई चुभो चुभो कर शरीर को चोट पहुंचाना, और 376 यानी बलात्कार की धाराएं। 376 को छोड़ के किसी में 1 साल, किसी में 5 साल, किसी में 3 साल की सजा है। ट्रायल भी हुआ और इन पांचों को, किसी को 3 साल, किसी को 5 साल और किसी को 7 साल सजा सुनाई गई। आज की घटना। अंधविश्वास, कुदरत का करिश्मा, इस पर विश्वास करने वाले लोग अब भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, जबकि ये इंटरनेट युग है। गैर पढ़ा लिखा आदमी या औरत, पुराना हो या नया हो, वो भी नेट पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ढूंढ लेता है। उसे पता है कौन चीज़ सही है, कौन गलत है। लेकिन सिर्फ इसी अंधविश्वास के कारण, कि साबित तो कुदरत का करिश्मा है, तांत्रिक और डॉक्टर साहब ही मिल के इस हमारी जान या परिवार की जान बचा रहे हैं। ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इसी कारण से 4-5 लोगों ने 8 महीने तक लगातार उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, और वो इस डर से ये जुल्म सहती रही कि अगर ऐसा न किया या इसका विरोध किया तो कुदरत का कहर बरपा होगा। मैं किस्सा गोई परिवार के लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि इस तरह के अंधविश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आप अपने धर्म के सहारे या किसी और चीज से इसको मानते होंगे, आप माने, हमारे मना करने से आप नहीं मान जाएंगे। एक बार मैंने इस किसी एपिसोड में जिक्र किया था, बहुत से लोगों ने इस पर टिप्पणी की थी कि नहीं साहब होता है, आप गलत कह रहे हैं, हम मानने वाले हैं। बिल्कुल मानिए, लेकिन उसकी एक सीमा भी रखिए। सीमा के बाहर अंधविश्वास को मानने से नुकसान के सिवा किसी को फायदा नहीं हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है। और इन झोला छाप डॉक्टर्स से, इनके झांसे में अगर आप आ गए तो आपके साथ कैसा बुरा होगा इसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं है।
आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। हाँ, एक बात और, मैं कल एक गवाही के सिलसिले में बरेली जाऊंगा सुबह सुबह और बहुत देर रात लौट पाऊंगा, इसलिए शायद कल आपसे भेंट नहीं होगी। जाऊंगा, कोर्ट का वो काम करूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। इसलिए हमारी आपकी अब मुलाकात परसों होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।